Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Lecture by Radhika. Today in this video we are going to study about meaning, characteristics, types and the choice of the form of business organization in detail. So first let's proceed with meaning. मीनिंग क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? एन ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तब कहलाई जाएगी अगर वो कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. इंडस्ट्रियल से प्रोडक्शन से मतलब है और कमर्शियल एक्टिविटी से मतलब है एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज या फिर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो उसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है, कौन ओन एंड कंट्रोल करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक पर्सन उसे ओन एंड कंट्रोल कर सकता है, या फिर और बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का 2-3 या 5-6 भी हो या ज़्यादा भी हैं, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल्स का ग्रुप है वो भी उसे कंट्रोल कर सकता है. किसी भी अगर कोई सिंगल पर्सन है, कोई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो बट ऑब्वियसली अगर कोई मैं अपना अकेली पर्सन हूँ, मैं सोलो ओनर हूँ उस चीज़ की, तो मैं खुद के साथ तो कोई एग्रीमेंट में आऊँगी नहीं. बट अगर 4-5 लोग मिलके एक कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो उनके बीच आपस में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव ना हो, तो उन्हें किसी ना किसी एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जिससे कि कोई मनमुटाव ना हो और उन्हें पता हो कि हमारे बिजनेस के क्या टर्म्स हैं और वही सबको फॉलो करने हैं. वही 5-6 जितने भी पर्सन हैं उनको सबको वो फॉलो करने हैं. ठीक है, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो उसे कोई भी एक सिंगल पर्सन ओन कर सकता है, सिंगल इंडिविजुअल, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. लेकिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कब ओन कर पाएंगे? व्हेन दे हैव एंटर्ड इनटू अ फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली कंडक्ट अ बिजनेस. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जब आप बता रहे हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड कंट्रोल होती है बाय अ सिंगल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इस लाइन के साथ आप ये जरूर लिखें हु हैव एंटर्ड इनटू अ फॉर्मल या इनफॉर्मल एग्रीमेंट. ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या तो फॉर्मली कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं या इनफॉर्मली किसी एग्रीमेंट के अंदर आते हैं. इसमें देखो, कोई भी बिजनेस हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव हमेशा रहता है, हम अर्न करने के लिए ही करते हैं कोई भी बिजनेस. तो अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस रेशियो में सब लोगों में डिवाइड होगा. कोई रिस्क फैक्टर अगर लॉस हो रहा है तो वो किस रेशियो में सब में डिवाइड होगा. यही नहीं, और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपस में एग्रीमेंट करके पहले से प्री डिसाइडेड होता है, जिससे कि बाद में कोई मनमुटाव ना हो. तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कब ओन एंड कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? जब कोई या तो वो कोई फॉर्मल या कोई इनफॉर्मल एग्रीमेंट साइन करते हैं टू जॉइंटली कंडक्ट अ बिजनेस. Then main motive of the business is to earn profits. Of course it is always and always there. earn profit, कोई भी हम बिजनेस रन कर रहे हैं वो प्रॉफिट करने के लिए वजह से ही रन करते हैं. अगर लॉस करने की वजह से हो, अगर लॉस हो रहा हो तो कोई भी जना बिजनेस ना रन करे. प्रॉफिट मोटिव हमेशा रहता है. देन रिस्क फैक्टर भी हमेशा इन्वॉल्व रहता है. रिस्क फैक्टर हो सकता है किसी भी चीज़ से, या तो कोई हम सपोज़ बिज़नेस कर रहे हैं, कोई फैशन ट्रेंड चेंज हो गया है, या कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, या फिर इंटरनली कोई हमारे लेबरर्स हैं, हमारे जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है, या फिर ये भी हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई. किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है बिजनेस में. कुछ भी हो सकता है वो रिस्क फैक्टर, इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है. तो अब रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा. हम इंश्योरेंस करके उसको थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं, पर कभी भी ख़त्म परमानेंटली पूरी तरह से नहीं कर सकते. ठीक, सो रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनको आप डिस्क्राइब करके ये पॉइंट्स लिख सकते हो. एंड ऑफकोर्स ये कंप्लीट परफेक्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन हो जाएगी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. Now coming on to the characteristics of business organizations. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड है. फर्स्ट है सेपरेट आइडेंटिटी, देन है इंडिपेंडेंट ओनरशिप, देन है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, और फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क. एक एक करके इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले लिखा है सेपरेट आइडेंटिटी.
जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ, सेपरेट फ्रॉम द पर्सन्स हु ओन इट। ये एक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है सेपरेट आइडेंटिटी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। सेपरेट आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे आपको पता है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक नाम होता है, अपनी एक पहचान होती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए से मतलब ये है कि जैसे हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक नाम और पहचान होती है, उसी तरह से हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी एक नाम और पहचान होती है, अपनी एग्जिस्टेंस होती है, जो कि उनसे अलग होती है जो लोग उसको ओनर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द पर्सन्स हु ओन इट। जो पर्सन्स उसके ओनर हैं उनके नाम अलग होंगे, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम अलग होगा, उसकी अपनी एक पहचान होगी, अपना एक साइन होगा, अपना एक स्टैम्प होगा। ठीक, ये नहीं कि जो ओनर्स है उसी से वो पहचानी जाएगी, नहीं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम, अपनी एग्जिस्टेंस से पहचानी जाएगी, उसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा। जो भी पर्सन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं उनकी अपने एसेट्स, उनकी अपनी घर की लाइबिलिटीज़ होंगी। अपने घर पे अपना एसेट्स अपने अपने मतलब अपने फर्नीचर्स वगैरह होंगे। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका अपना एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, सब कुछ सेपरेट रहेगा। पर जो उसके ओनर्स हैं उनकी लाइफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ से ऐसा नहीं है क्लब हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे कि जो पर्सन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं, जैसे उनका अपना घर होता है, तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो सबका चार पाँचों का घर है जो कि 4-5 लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर ओन कर रहे हैं। नहीं, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल घर और फर्नीचर उसका अपना होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पूरा एक एरिया होगा, अपने एसेट्स होंगे, अपना फर्नीचर होगा। दोनों में कोई भी मिलाप नहीं होगा। इनकी पर्सन्स की अलग आइडेंटिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अलग आइडेंटिटी है, जैसे कि एक पर्सन की होती है, बिल्कुल उस तरीके से। ठीक है, इवन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स होंगे वो पर्सन्स के अकाउंट से सेपरेट होंगे। जो पर्सन्स कंपनी को ओन करते हैं, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं, वो अपना इनकम टैक्स ये सब अलग से भरेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसके अकाउंट्स अलग होंगे, उसका कोई भी पर्सन्स जो उसको ओन करते हैं उसके अकाउंट से उनका कोई भी लेना देना नहीं होगा, सब कुछ सेपरेट चीज़ होगी। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट ओनरशिप। इसका क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट ओनरशिप? इंडिपेंडेंट ओनरशिप से मतलब ये है कि बिजनेस अंडरटेकिंग जो होती है, या तो आप पहले तो आपको पता है कि ओन करी जा सकती है बाय वन पर्सन और बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही हो, वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट पीपल भी उसको ओन कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है। ओनरशिप किसके पास होती है जनरली? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस का। ठीक, बिजनेस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वही ओनर होते हैं। तो हर बिजनेस टेकिंग का अपना इंडिपेंडेंट ओनर होगा। कहने का मतलब ये है इंडिपेंडेंट ओनरशिप से कि अगर सपोज 2 बिजनेस अंडरटेकिंग है, लेकिन अभी लाइफ में अगर आप देखें तो ना जाने कितनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अभी रन कर रही हैं। ठीक है, हमारे आसपास न जाने कितने अनकाउंटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं लॉ के अंदर और कितनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं। तो उनमें इंडिपेंडेंट ओनरशिप का मतलब ये हो जाता है कि जो बिज़नेस हर एक अलग जो बिज़नेस अंडरटेकिंग होती है उनका हर एक बिज़नेस टेकिंग का अलग इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ओनरशिप होगा। इस बिज़नेस अंडरटेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनरशिप है, जो लोग ओन करते हैं, वो दूसरी से सेम नहीं होंगे। सबका अलग अलग ओनरशिप एंड कंट्रोल मैनेजमेंट सब कुछ सेपरेट रहेगा। प्राइवेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो वन इंडिविजुअल हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। ठीक, दूसरा थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से क्या मतलब? मैनेजमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग डजंट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द अदर अंडरटेकिंग्स। यानी कि सपोज अभी मैंने आपको बताया कि कितनी नंबर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही होंगी आजकल के लाइफ में। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो मैनेजमेंट होता है, जो उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, और जो दूसरी सपोज़ कोई एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अपना एक मैनेजमेंट होगा जो उसको चला रहा है। दोनों का मैनेजमेंट अलग इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सेम हो। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट इंटरफेयर करे वर्किंग में दूसरी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में। ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। देन कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क दैट इज़ ऑलवेज एवरी टाइम इन्वॉल्व। अगर कोई भी रिस्क आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी भी तरह का लॉस आ जाता है, कौन उसको झेलेगा? ओनर्स। इट इज़ बॉर्न बाय द ओनर्स। उसको ओनर्स झेलेंगे जो कि उसको ओन एंड कंट्रोल करते हैं, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ठीक,
थोड़ा सा रिस्क इंश्योरेंस से भी कवर हो सकता है, सम रिस्क में भी कवर थ्रू इंश्योरेंस, बट मोस्टली बाकी जो रिस्क बचा होता है उसको ओनर्स ही झेलेंगे, राइट। सो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग ऑन टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो 3 टाइप्स की है, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है जॉइंट सेक्टर और तीसरा है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर फर्दर उसके और भी फॉर्म्स होते हैं जैसे कि सोल ट्रेडर, हिंदू, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पब्लिक सेक्टर के भी अपने और पार्ट्स होते हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब आगे इस फर्दर जो ये सेशन है इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी काफ़ी डिटेल में प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। पहली चीज़ ये डिटेल में डिस्कस करूँगी, और जो प्राइवेट सेक्टर की ये फर्दर और क्लासिफिकेशंस दिए हुए, फॉर्म्स दिए हुए, इनको शॉर्ट में डिस्कस करूँगी, लॉन्ग में आगे फर्दर सेशंस में डिस्कस करूँगी। आगे फर्दर सेशंस में एक एक क्लासिफिकेशन को इंडिविजुअली लेके उसका एक वीडियो बना के आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग को इन पॉइंट से समझना जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, उसमें लिखा है प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल का क्या मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं वो ओन्ड एंड कंट्रोल होती हैं बाई प्राइवेट बिजनेसमैन, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती है। कोई भी कॉमन पब्लिक, जैसे कॉमन पब्लिक आप या मैं में से कोई भी पर्सन इसको ओन एंड कंट्रोल कर सकता है। तो प्राइवेट बिजनेस में ओन करते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल या पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है। अगर एक पर्सन इसको ओन कर रहा है, कोई भी सिंगल पर्सन इसको ओन कर रहा है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम देते हैं। अगर ये ओन्ड है बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स तो वो या तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो सकती है, या पार्टनरशिप हो सकती है, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, या कॉर्पोरेट सोसाइटी हो सकती है। अब इनमें से कौन सी कब होगी, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ये जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं जैसे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जब इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको ये होती क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब कौन सी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बेसिकली वो है जिसकी ओनरशिप एंड कंट्रोल प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में होती है। गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अगर एक पर्सन ओन करेगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाई जाएगी। अगर ओन बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है तो इनमें से कोई भी एक उसका नाम हो सकता है, ठीक। सेकंड पॉइंट कहता है प्रॉफिट मोटिव। ऑफ कोर्स देयर इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है वो प्रॉफिट्स अर्न करना होता है, ठीक है। और प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए उनको थोड़ा सा रिस्क ऑफ कोर्स उठाना पड़ता है। रिस्क पूरा जो ओनर्स होते हैं वो बियर करेंगे, थोड़ा सा इंश्योरेंस से भी कवर हो सकता है। देन है प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस से मतलब ये है कि जो भी पैसा प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग ओपन करने के लिए हमें लगाना होगा वो कौन लगाएगा, गवर्नमेंट, क्योंकि इसका उसमें कोई भी रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं लगाएगी, प्राइवेट बिजनेसमैन ही लगाएंगे। अगर एक पर्सन ओन कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप को ओन करता है पर्सन वो ही लगाएगा, यानी कि सोल ट्रेडर ही पैसा लगाएगा। अगर इसमें से कोई है, सपोज़ अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स पैसा लगाएंगे। अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो शेयर एंड डिबेंचर से पैसा आएगा। लोन भी ले सकते हैं, लोन से भी पैसा आ सकता है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में लगाने के लिए और इसकी शुरुआत करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। लास्ट पॉइंट कहता है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट से मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है अपने ओनर्स ही उसको मैनेज करते हैं खुद से। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो वो उसी के पार्टनर या ओनर्स मैनेज करेंगे, वरना डायरेक्टर्स मैनेज कर सकते हैं फर्म को। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट का कहीं भी कोई रोल या पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये देखो अभी ये टर्म्स आपको हो सकता है क्लियर ना हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है और ये बाकी सारे टर्म्स क्या हैं, ये अभी आगे फर्दर सेशन में क्लियर हो जाएंगे आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली वो होता है जहाँ पे एक ही पर्सन वो बिज़नेस को ओन कर रहा है और वो अकेला ही उसे चला रहा है। जब अकेला ही चला रहा है तो वही उसका ओनर होगा, अकेला वही मैनेज कर रहा होगा पूरी बिजनेस फर्म को। अगर जैसे पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व होकर के एक
प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग पार्टनरशिप चलाते हैं अपनी। अगर ऐसा होगा तो उसे मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे, पार्टनर्स कर सकते हैं, फाइनेंस भी वही लगाएंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब ये और ज़्यादा कब क्लियर होंगी? जब इनको हम डिटेल में एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे ये सारी पॉइंट्स जो इसके हैं फर्दर, जो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सेशन में तो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, फर्दर सेशंस में इंडिविजुअली इनको एक एक को उठा के लॉन्ग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग क्लियर हो गया होगा आपको, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सब कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन ओन एंड कंट्रोल कर रहे हैं, वही अपना फाइनेंस लगा रहे हैं, वही मैनेज कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। Now we will talk about the public sector undertakings. Public sector undertakings को again इन points में मैंने describe कर दिया है। इससे आप full fledged statements बना सकते हैं और इसकी पूरी अच्छे से meaning बन जाएगी या definition बन जाएगी, जो कि आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप लिख कर आ सकते हो, नंबर ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है स्टेट ओनरशिप। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि वो पूरी तरह से ओन एंड कंट्रोल होती है बाय प्राइवेट बिजनेसमैन, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसके अपोजिट होती है। उसमें क्या होता है, इसका ओनरशिप पूरी तरह से ओन्ड होता है बाय गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट बिजनेसमैन का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये पूरी तरह से फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। इसमें प्राइवेट बिजनेसमैन का रोल कोई भी रोल नहीं होता है, तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है। थर्ड पॉइंट है सर्विस मोटिव। जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट, लेकिन वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मोटिव होता है सर्विस मोटिव, यानी कि टू सर्व द पब्लिक। इनका पूरी तरह से मोटिव होता है कि पब्लिक को एट लार्ज फाइनली सर्व करना, और पब्लिक को सर्व करने के लिए अगर उन्हें लॉस में भी आना पड़े तो वो आने को तैयार हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्जाम्पल दूँ अगर आपको, तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की बात करते हैं। तो फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है पब्लिक को कम दाम पे, राइट। आपने देखा होगा फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया होती है, अगर आप वहाँ से फूड ग्रेन्स लेते हैं तो वो कम दाम पे पब्लिक को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टेट फाइनेंसिंग की, जो कि क्योंकि इसको गवर्नमेंट ही ओन करती है और प्राइवेट बिजनेसमैन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो अगर इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को शुरू करना है या इसमें पैसा लगाना है, वो सारा काम कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। स्टेट फाइनेंसिंग होगी इसमें, फाइनेंस कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो कैसे गवर्नमेंट फाइनेंस करती है इसको? आपने देखा होगा कि हर ईयर गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है, राइट, ये आपने देखा होगा। तो उसी बजट में गवर्नमेंट कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए पैसा अलग रख देती है, या बताती है कि इस साल हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इतना पैसा लगाएंगे, ये हमारा बजट है। तो ये वही बजट है जहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास इन अंडरटेकिंग्स को चलाने के लिए। वो बजट में कुछ ना कुछ फंड्स प्रोवाइड कर देती है इन अंडरटेकिंग्स को चलाने के लिए, रन एंड ओन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि ऑल द ऑपरेशंस आर गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से ये मतलब है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट होता है वो ब्यूरोक्रेटिक है। ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस मीन्स ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है, उन्हीं पे चलता है। और ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए किसने होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर्क करती हैं। ठीक है, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, इसीलिए इसका मैनेजमेंट कैसा है? ब्यूरोक्रेटिक। नेक्स्ट बात करें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं, सर्विस मोटिव है, पब्लिक को सर्व करना। तो यानी कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी है, भैया पब्लिक के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको पब्लिक को जवाब भी देना पड़ेगा हर चीज़ का। इसका जो ऑडिट होता है कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट क्या होता है? जहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बैलेंस शीट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, जो फाइनेंशियल हिसाब किताब होते हैं, ऑडिटर उसको चेक करता है कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसको वो ईयरली एनुअली चेक करते हैं। Now to finally talk about joint sector undertakings। जैसे कि नेम से ही क्लियर है। देखिए मैंने जब आपसे प्राइवेट बोला था, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, तो मैंने बताया था उसको प्राइवेट बिजनेसमैन ओन करते हैं। जब आपसे बात करी थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो बताया था उसको गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल करती है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। तो नेम से ही ये क्लियर हो जाता है कि ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग को कौन ओन एंड कंट्रोल करते का। ज्वाइंट नेम से ही क्लियर है कि ज्वाइंटली ओन एंड कंट्रोल हो रही है। इसकी ओनरशिप कैसी है? मिक्स्ड ओनरशिप है। कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड पब्लिक। ठीक है,
तो इसको गवर्नमेंट ओन कर रही है, प्राइवेट बिजनेसमैन ओन कर रहे हैं और पब्लिक, तीनों मिलकर इसको ओन करते हैं और चलाते हैं, ठीक है। देन टू टॉक अबाउट कंबाइंड, देन सेकंड पॉइंट कम्स कंबाइंड मैनेजमेंट, यानी कि इनकी ओनरशिप और मैनेजमेंट ये दोनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन कुछ भी कह सकते हो, और पब्लिक, तीनों मिलकर इसको ओनरशिप और मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। तीनों मिलकर इसमें पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट भी तीनों ही कमाते हैं, ठीक। अब शेयर कैपिटल की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें तीनों जने, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिक, तीनों जने मिलके इसमें पैसा लगाते हैं और जो कोई प्रॉफिट होता है तो तीनों जने मिलके इसमें कमाते हैं। तो शेयर कैपिटल की बात करें कि अगर फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं है, यानी कि फॉरेन से अगर कोई बिजनेसमैन है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो कौन कितना इन्वेस्ट करता है शेयर कैपिटल? गवर्नमेंट कितनी करेगी उस केस में? 26%, प्राइवेट बिजनेसमैन 25% और पब्लिक 49% का इनका शेयर कैपिटल रहता है। बट अगर कोई फॉरेन पार्टिसिपेशन है, फॉरेन से भी कोई बिजनेसमैन इसमें पैसा लगा रहा है ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएगी, कितना शेयर रहता है उसका? 25%, इंडियन बिजनेसमैन का 20%, फॉरेन इन्वेस्टर्स का 20% और पब्लिक का 35%। ये पार्ट आपका विदाउट फॉरेन पार्टिसिपेशन वाला है और ये पार्ट आपका विद फॉरेन पार्टिसिपेशन वाला है, और इसकी शेयर कैपिटल्स मैंने मेंशन कर दी है। जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग का मोटिव क्या रहता है? इसके दोनों ही मोटिव होते हैं, प्रॉफिट मोटिव भी होता है और इसका सर्विस मोटिव भी होता है। पब्लिक को सर्व करना भी रहता है और पैसा कमाना भी होता है, इसके मोटिव दोनों ही होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक अब तीनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक और ज्वाइंट। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन में मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगी जो भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 तरह की होती हैं, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। अगले सेशंस में हर एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करूंगी, उसका अलग अलग मीन्स लॉन्ग में डिस्कस करूंगी, अलग अलग एक सेपरेट सेशन देंगे, ठीक है। अभी एक बार शॉर्ट में सबका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, 1 पर्सन प्रोवाइड्स द कैपिटल, बियर्स ऑल द रिस्क एंड इंडिपेंडेंटली मैनेजेस द फर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली सोल का मतलब ही यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि ये 1 पर्सन, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, वही बिजनेस चलाता है, वही कैपिटल लगाता है, ठीक है, वही कैपिटल लगाता है, वही सारे रिस्क भी बियर करता है अगर कोई लॉस होता है उसमें बिजनेस में, और वही अपने बिजनेस को अकेले दम पे चलाता है, अकेले मैनेज करता है। दूसरे आते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म पे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म किस तरह की फर्म है? इट इज़ द बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बाय अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म इस तरह की होती है जिसमें आपने नॉर्मली फैमिली देखी होगी। नॉर्मल ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन होता है? फादर, मदर, देयर चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब होते हैं, राइट। तो एक इसी तरह से कोई भी एक ज्वाइंट फैमिली होती है, वो बिजनेस को ओन एंड कंट्रोल करती है, चला रही है, ठीक है, उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म कह देंगे। हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। इसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सब मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, उन सबकी लाइबिलिटी, अगर कोई रिस्क हो रहा है सपोज, तो सब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एक्सेप्ट कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। बाकी सब जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, अगर कोई भी लॉस होता है इन दैट केस उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द पार्टनरशिप पार्ट। पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 और more persons enter into a contract to carry on a lawful business and share the profits। पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 और मोर देन 2 पर्सनस, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आपस में, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आपस में एक बिज़नेस चलाने के लिए, और बिज़नेस भी कैसा? लॉफुल बिज़नेस, कोई इलीगल बिज़नेस नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम एक मिलकर एक लॉफुल बिज़नेस चलाएंगे, दोनों मिलकर ही कैपिटल लगाते हैं उसमें, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी आपस में बांट लेते हैं, शेयर करते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर वो 50-50 बांटना चाहते हैं तो 50-50 प्रॉफिट बांट सकते हैं, 60-40% पे या जितने भी पर्सन में बांटना चाहते हैं वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, ठीक है। कमिंग ऑन टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये किस तरह की कंपनी है? ये एक एसोसिएशन है ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। अगेन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जैसे पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं, वैसे ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर ये एसोसिएशन बना सकते हैं। इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के चला सकते हैं, ठीक। और इसका ये एक सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी होती है इसकी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, यानी कि मेंबर्स डिफरेंट हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी की आइडेंटिटी डिफरेंट है। कंपनी का अपना एक साइन, अपना एक स्टैम्प होता है। जैसे जो कंपनी की मेंबर्स या एसोसिएशन, सॉरी आई मीन जो 2 पर्सन सपोज़ या 2 से ज़्यादा पर्सन जो मिलकर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, जैसे उनका एक अपना साइन सिग्नेचर होता है, उनकी अपनी एक नाम और आइडेंटिटी होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो आइडेंटिटी है उनसे अलग होती है। ये 2 पर्सन्स जो भी मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं, उनकी से कंपनी की आइडेंटिटी एकदम अलग होती है। कंपनी का अपना एक अलग नाम, अपना एक साइन, अपना एक स्टैम्प होगा, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी इनकी आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं होगी। ऑलराइट, तो बेसिकली ये कंपनी जो है एक अनलिमिटेड लाइफ एंजॉय करती है इसीलिए, ठीक। कमिंग ऑन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया। इसको कौन मैनेज एंड कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के ही मेंबर्स, कुछ मेंबर्स को इलेक्शन करके रिप्रेजेंट अपने बिहाफ पे। जैसे हमारी इंडिया में क्या होता है, हम इलेक्शंस में जो हम ये कॉमन पब्लिक है वोट करती है, ठीक है, और अपने हिसाब से हम वोट डालते हैं कि कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो हम उस हिसाब से एक पार्टी को चूज़ करते हैं और उसे वोट करते हैं। उसी तरह से कंपनी के मेंबर्स वोटिंग करते हैं और उस हिसाब से अपना एक मेंबर चूज़ कर देते हैं, और वही मेंबर्स से अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं, जो कंपनी को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। लास्ट आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक तरह से एसोसिएशन है प्रिंसिपल्स का, सॉरी आई एम सो सॉरी, एसोसिएशन है पर्सन्स का, ठीक है, लोगों से मिलकर बनती है। और किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? जैसे कि ये सब तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट पे बेस्ड है कि प्रॉफिट होगा। ये म्यूचुअल सेल्फ हेल्प के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, ठीक है। ये म्यूचुअल सेल्फ हेल्प के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बेसिकली ये जो एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको बनाया जाता है पर्पस से, किस पर्पस से कि उसके जो खुद के मेंबर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सके, और ना ही उनको खाली पब्लिक को भी, पब्लिक इन जनरल जो होती है उन्हें भी सर्विस हम प्रोवाइड करें। सो बेसिकली ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है वो होती है म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। ऑलराइट, और ये भी एक अनलिमिटेड परपेचुअल लाइफ का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस अनलिमिटेड। ये जो लिखा है यहाँ पे परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूअस अनलिमिटेड। ये भी एक कॉन्टिन्यूअस अनलिमिटेड लाइफ एंजॉय करती है। क्यों? क्योंकि भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी एक अलग आइडेंटिटी है उसके पर्सन से। जिन पर्सन्स ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है उन पर्सन्स की आइडेंटिटी अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी अलग है। जैसे कि कंपनी के केस में मैंने आपको बताया कि जो पर्सन्स ने जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई है उनकी आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, कंपनी का साइन स्टैम्प सब अलग है, नाम अलग है। वैसे ही वही केस कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी है। तो ये भी एक परपेचुअल यानी कि अनलिमिटेड लाइफ, कॉन्टिन्यूअस लाइफ एंजॉय करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बहुत टाइप्स की होती है। तो ये मैंने शॉर्ट में ब्रीफ कर दिया आपको। और फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में हम एक बाद में डिस्कस करेंगे और अपने अदर सेशंस में। ऑलराइट, now coming on to the last point of the session, choice of the form of business organization। अभी मैंने आपसे ऑलरेडी बहुत तरीके की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब अगर हमें चूज़ करना है कि हम इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म सेटअप करें, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, हम अपना बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट करें, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म में फैमिली के संग, पार्टनरशिप में 2 या 2 लोगों ज़्यादा के संग, या कंपनी बना ले, किस तरह से, वो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप जज कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से चॉइस करें, किस तरह से चूज़ करें कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उसके लिए ये पॉइंट्स 9 पॉइंट्स हैं, आप कंसिडर कर सकते हो। Let me explain them to you one by one. The first coming on to the nature of business. Nature of business से क्या मतलब है? Nature of business से ये मतलब है आपको ये देखना पड़ेगा कि सपोज़ एक फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसा बिज़नेस है जो डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट सर्विसेज जैसे कि लोगों को, जैसे कि हेयर ड्रेसर सैलून्स हो गए, टेलर हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जहाँ हम डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, अगर हम डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो बेस्ट रहता है कि हम प्रोप्राइटरी कंसर्न्स टाइप का खोलें। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का खोलें कंसर्न, जहाँ पे हम पर्सनल सर्विस कस्टमर्स को पर्सनली बात कर पाएँ और चीज़ें हैंडल कर पाएँ। बट अगर कोई ऐसा बिज़नेस है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि बहुत सारी लोगों की स्किल्स
मिल के काम हो सकता है, या बहुत सारे लोग अगर उसमें पैसा लगाएं तो वो काम हो सकता है। तो हम पार्टनरशिप पे प्रेफर कर सकते हैं, पार्टनरशिप पे या पब्लिक और प्राइवेट कंपनी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू द साइज ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस का क्या साइज़ है ये भी बहुत मैटर करता है। अगर हमें बहुत लार्ज स्केल पे इंटरप्राइज खोलनी है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करे, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, से ज़्यादा कैपिटल, रिस्क भी ज़्यादा होगा, सब चीज़ें होंगी। तो हम पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज़ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज़ खोल सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कोई अगर हमें ऐसी फर्म खोलनी है जो कि छोटे लेवल पे खोलनी है या मीडियम स्केल फर्म खोलनी है, तो हम पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप से मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप, इन पे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड। अगर आप चाह रहे हो, कोई ऐसा पर्सन है, आप क्या या कोई भी ऐसा पर्सन है वो चाह रहा है कि जो बिज़नेस उसने खोला है उसका सारा कंट्रोल उसी के पास रहे, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन बिजनेस चलाता है, वही उसको अकेले दम पे कंट्रोल और मैनेज करता है, लॉस भी सारे खुद ही बियर करता है, पैसा भी खुद ही लगाता है। तो ऐसे केस में अगर आप चाह रहे हो कि सारा कंट्रोल डायरेक्टली आपके हाथों में रहे, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा सकते हो। बट अगर ऐसा है कि बहुत लार्ज स्केल पे आपने ऑपरेशंस कोई बिज़नेस का खोलना है, बहुत लार्ज स्केल पे करना है, तो ऑफकोर्स आपको कंपनी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी खोलना पड़ेगा। ठीक, ना कमिंग ऑन टू अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, जैसे कि आपको पता है कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज़ कोई एक आयरन या स्टील प्लांट हमें लगाना है, तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई छोटे मोटे फंड्स से इतना बड़ा प्लांट नहीं लग जाएगा। तो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, देखो ऐसा भी होता है कि जब हम फंड्स इनिशियली हम कम फंड्स लगाएं, बाद में एक्सपैंड करें, ये वाली चीज़ें भी कई बार हमारे दिमाग में आती हैं कि अभी हम कम फंड्स लगा देते हैं, बाद में हम एक्सपैंड कर लेंगे बिजनेस को अपने। ये किस केस में हो सकता है, इसमें स्कोप फॉर एक्सपेंशन पार्टनरशिप के बेस में और सोल प्रोप्राइटरशिप के बेस में ज़्यादा नहीं रहता है, बट कंपनी के बेस में, कंपनी अगर खोलोगे तो उस चीज़ में रहता है कि अगर हैवी इन्वेस्टमेंट पता ही है लगानी तो कंपनी प्रेफर कर सकते हो, बट इनिशियली कम लगानी है, बाद में आप ज़्यादा सोच रहे हो कि हम बढ़ा लेंगे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के केस में थोड़े चांसेस कम रहते हैं, बट कंपनी में हो सकता है। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। एज यू नो कि हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व रहता है, बट एक ये भी होनी चाहिए, ओनर पे डिपेंड करता है कि वो सारा रिस्क अकेले बियर करना चाहता है या सारा रिस्क अकेले नहीं बियर करना चाहता है। ठीक, अगर अकेले आप रेडी हो बियर करने के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा सकते हो, बट अगर ऐसा नहीं है, आप लिमिटेड लायबिलिटी ही बियर करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोगों में रिस्क बढ़ जाए उस तरीके से, तो आप उस तरीके की फर्म को प्रेफर कर सकते हो, उस तरीके की फर्म खोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें लाइक ड्यू टू लिमिटेड लाइबिलिटी, एंड उसमें क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में, तो उसमें क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है सब में। तो अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी बियर करना चाहते हो, लिमिटेड रिस्क, तो इस तरह से कंपनी ओपन कर सकते हो। वरना अगर आप ओके हो सारा लॉस बियर करने में, तो आप इंडिविजुअल फर्म भी खोल सकते हो, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में 2-3 लोगों के साथ खोल सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू डिवीजन ऑफ सरप्लस, उसी तरह से जैसे रिस्क बढ़ता है, डिवीजन ऑफ सरप्लस यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो भी आप में पार्टनर्स में बढ़ता है। सोल ट्रेडर है तो सारे प्रॉफिट्स आपको ही मिलेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा तब रिस्क भी सारे आप ही को झेलने पड़ेंगे। बट अगर या आपका कोई और चीज़ खोल रहे हो, अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर करने को तैयार हो, तो रिस्क भी अगर सारे आपके हैं तो प्रॉफिट भी सारा आपका है। अगर आपको डिवाइड करना है तो जिस तरह से रिस्क बटेगा उस तरह से सरप्लस भी बटेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, अगर आप टेम्प्रेरी बिजनेस खोलना चाह रहे हो, ठीक है, तो टेम्प्रेरी बिजनेस आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के फॉर्म में खुल सकता है। बट अगर आप परमानेंट नेचर का बिजनेस चाह रहे हो तो वो कंपनी प्रेफर करो, उसमें कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज खोल लो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोल लो। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था, अभी जो मैंने आप लोगों को लास्ट बताया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने एक टर्म लिखा था, आपको याद होगा, ज्वाइंट स्टॉक नहीं, ज्वाइंट स्टॉक नहीं, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आगे एक टर्म लिखा था, परपेचुअल लाइफ। तो कंपनीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ परपेचुअल लाइफ एंजॉय करती हैं, अनलिमिटेड लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनकी एंटिटी उनके ओनर्स से डिफरेंट होती है। ठीक, तो अगर टेम्परेरी टाइप का बिजनेस आपको ऑर्गेनाइज करना है तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे जा सकते हो। परमानेंट टाइप का या अनलिमिटेड टाइप का चाहिए तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रेफर कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, अगर पार्टनरशिप या कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन और कंट्रोल थोड़ा कम होता है,
बट कंपनीज़ वगैरह अगर होती हैं तो उनमें कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उनमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है और आपको अपने अकाउंट्स भी टाइम टू टाइम पब्लिश करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें कौन सी चाहिए फॉर्म, ठीक, इस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन से जैसे अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप आपने खोली है, सोलो प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही पर्सन ओनर होता है, तो अगर आपको कोई भी बिज़नेस में अपने चेंजेस करने हैं आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हो। पार्टनरशिप में भी ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कमिंग टू कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें क्या होता है जो अगर कुछ भी आपको माइनर भी चेंज करना है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में या पावर्स में, तो वो बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किए नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें कोई एक नहीं, देयर आर मेनी नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व, बहुत पीपल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो नॉर्मली नहीं हो सकता, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं उसमें, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशंस किस तरह से चाहिए उस बेस पे भी आप कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन एंड द वीडियो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।